जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो सभी लोग? अच्छे हो? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनिट नंबर 2 पे चल रहे थे और यूनिट नंबर 2 पे हमारी कुछ टॉपिकें बची थी। आज ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारी ये टोटली यूनिट क्या हो जाएगी, शायद कंप्लीट हो जाए। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि यह आज कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। देखते हैं, थोड़ा समय लग सकता है बट हाँ, कोशिश रहेगी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बढ़िया हो सभी लोग? अच्छे। सर, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का बैच लेने में जीपी वैशाली से। अच्छा, लिया है। हम्म, चलिए अच्छी बात है। चलिए, स्वागत है सभी का। इसके पहले का लेक्चर सभी लोग देखे हो ना? क्या करूं? अरे बैच क्यों ली हो जी? स्वाति कुमारी जी, बैच क्यों लिए हो बताइए? मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का बैच लिए हैं तो फिर क्यों लिए हैं? क्या करूं इसका क्या रिप्लाई? पढ़ाई करिए, यूनिट नंबर 1 से पढ़ाई करिए पूरा डिटेल में। पहले यूनिट नंबर 1 का लेक्चर देखते रहिए, लेक्चर 1 से लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब देखते रहिए। हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब्जेक्ट नहीं है। कौन से बोर्ड से हो आप? बताइए एक बार, कौन सा बोर्ड है आपका? मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका जो बोर्ड होगा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, वरना अगर गलत बैच लिए होंगे तो फिर वो आपकी गलती है ना। तो अभी आप क्लास को आप छोड़ सकती हैं ना। अगर आपका यूपी बोर्ड नहीं है तो फिर बाय मिस्टेक आप गलत बोर्ड से ले लियो, क्योंकि यूपी बोर्ड में यही सिलेबस है, यही सब्जेक्ट ही चल रहा है। अच्छे, एसबीटी बोर्ड है तो बिहार बोर्ड वाले में कहाँ 5वां सेमेस्टर बिहार बोर्ड का कहाँ है जी? अब गलत बोर्ड में आ गई है। हमको हमको हमारे नंबर पे आप अपना बिहार बोर्ड का सिलेबस भेजिएगा। जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट है, बिहार वाले में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं बिहार पढ़ा रहा हूँ, बिहार थर्ड पढ़ा रहा हूँ, 5वां नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। तो अपना सिलेबस भेजिएगा, अगर सिलेबस आएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग बैच बना के दे दूंगा, वरना फिर देखा जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, हम लेके चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 हमारा क्या है? इस यूनिट नंबर 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो टॉपिक छूटी है उसके बाद देखो। यूनिट 3 भी उतना ज्यादा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत आसान है। आप इतना ज्यादा टफ इसको नहीं मान सकते हैं कि भाई साहब कितना टफ है कितना नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। चलो लेके चलते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले बात करते हैं, एक टॉपिक छूटी थी हमारी कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का विवर्तन होता है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th में। आप क्लास 12th में या फिजिक्स फर्स्ट या फिजिक्स सेकंड में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो प्रकाश का विवर्तन है क्या? अगर हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में बात करें तो क्या है प्रकाश का विवर्तन? तो प्रकाश का विवर्तन ये कहता है, दो नंबर वाले प्रश्न सब। प्रकाश का विवर्तन ये कहता है, जब भी प्रकाश चलती है तो प्रकाश सीधी रेखा से गुजरती है। ये चीज आपको पता है। कोई भी हमारी प्रकाश होती है, वो प्रकाश कैसे चलती है? ये प्रकाश चलती है भैया, सीधे चलती है। और मैं देख रहा हूं 1-2 दिन से नंबर आप स्टूडेंट थोड़े कम ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब लाइव आने की संख्या बहुत कम हो गई भाई। पता नहीं क्या कंडीशन, टर्म कंडीशन है, बताइए। ऐसे कौन सी बिजी हो? सभी लोग जंतर मंतर चले गए हो? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है भाई। अगर कहोगे तो मैं 2-4 दिन क्लास बंद कर दूंगा, 10 दिन, जितना भी कहो, सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। बट हाँ, पढ़ाई करिए। अब मैं 30-40 तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, बताइए ऐप में। मैं 30 स्टूडेंट को लाइव पढ़ाऊं तो फिर क्या ही रह जाएगा? अरे कम से कम 50, 60, 70 इतने तो रहो यार आप लोग। मतलब ऊब जाते हो क्या? ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा है चीजें, या अब वही होता है ना कि मुझे देखते देखते अब ऊब गए हो। अब पढ़ना नहीं है कि फर्स्ट ईयर से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, चेंज हो जाऊं, एक टीचर और ला के दे दूं आप लोग को, नए नए टीचर से आप पढ़ेंगे तब। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करिए, मेहनत करिए यार। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। तो सुनो, अगर हम प्रकाश के विवर्तन की बात करें तो प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाएगा?
जो प्रकाश होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये आपको पता है। कोई भी हमारी प्रकाश होती है उसका मेन मुद्दा होता है सीधे चलना। चलो भाई सीधे चलो, सीधे चलो, सीधे चलो, सीधे चलो। तो जो प्रकाश होता है प्रकाश सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल सीधे चलती है। लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में, अगर उसके रास्ते में कोई छोटा मोटा छिद्र हो जाए, या अगर प्रकाश के मार्ग में क्या हो जाए, मान लो यहां पे प्रकाश जा रही है लेकिन यहां पे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट, यहां एक छोटा सा हमको छिद्र दिख गया, छिद्र दिख गया, छोटा सा होल दिख गया जी हाँ सर। और जब प्रकाश उस होल से होके गुजरती है तो प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। प्रकाश अपने सीधे मार्ग से क्या होती है, फैलने लगती है। तो प्रकाश जो सीधे जा रही थी, जो प्रकाश हमारी सीधे जा रही थी, अब प्रकाश वो सीधे न जाके क्या हो गई भैया, फैल गई। अब क्या हो गई, वह प्रकाश हमारी फैल गई। ये देखो, तो जब प्रकाश किसी छिद्र या किसी होल से होकर गुजरती है तो वह क्या होती है, प्रकाश मुड़ जाती है, सीधे न जाके क्या विभिन्न रास्तों में फैल जाती है, अपने मार्ग में फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। डायग्राम आपको बनाते चलता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र या किसी बाधा, कोई भी ऑब्जेक्ट के किनारों से मुड़ते समय क्या होता है, वह अपने सीधे मार्ग से टक्कर खाके, यानी सीधे मार्ग से जो सीधे जा रही थी उससे हटकर, जो सीधे जा रही थी सीधे न जाके उससे हटके क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। और इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यही हमारा प्रकाश का विवर्तन है। हाँ हाँ, जैसे हमारे घर के, हाँ जो रोशनदान लगाते हैं घर में ना, तो घर में देखोगे तो आता है जब प्रकाश तो फैल जाता है। या घर में क्या करो कि कोई एक छोटा सा होल रहे जहां, तो देखोगे तो उसमें क्या हो, खिड़की समझ लो, खिड़की से जो आता है प्रकाश वो पूरे आपके रूम को क्या करता है, उजाला कर देता है। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश इंटर किया ना वो पूरा फैल जाता है, तो पूरा का पूरा रूम आपका क्या होता है, उजाला हो जाता है। किसकी घटना है, तो यह प्रकाश का विवर्तन के कारण होता है। तो आई होप आपको प्रकाश का विवर्तन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा लेके चलते हैं, प्रकाश का अवशोषण क्या होता है, थोड़ा हम उसके बारे में समझते हैं। देखो, प्रकाश का अवशोषण का मतलब होता है प्रकाश एब्जॉर्ब करना। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने लाल रंग के बारे में जाना है, आपने हरा रंग के बारे में जाना है, आपने पीला, गुलाबी, बंडा, अलग अलग प्रकार का रंग होता है ना। तो आपसे मैं पूछूं, सबसे ज्यादा प्रकाश कौन सा कलर अवशोषित करता है, कोई बताएगा? यस है नो, हाय हेलो, कोई है भाई यहाँ इस क्लास में? बताओ, सबसे ज्यादा प्रकाश कौन सा कलर अवशोषित करता है? जो लोग कहते नहीं है कि गर्मी के मौसम में भैया ये वाला रंग का कपड़ा जिन पहना, नहीं तो बहुत गर्मी हुई ना, कहते हैं ना कि इस रंग का कपड़ा पहनोगे तो ज्यादा गर्मी होगा, ऊपर से गर्मी, ऊपर से ये वाला रंग पहने हो। सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हाँ ठीक है जी, अगर आपने सिलेबस भेज दिया मैं सिलेबस देख लूंगा। मैं फ्री होता हूँ 11 बजे, तो 11 बजे मैं, मेरी क्लास 9 से 10, 10 से 11 होती है, 11 बजे मैं फ्री होके सिलेबस देख लूंगा। मैं आपका रिप्लाई मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा। अभी आप वेट करिए, या क्लास कंटिन्यू करना है तो करिए, वरना वेट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, 11 बजे दूंगा। ठीक है, चलो। ब्लैक व्हाइट है एक, भाई ये क्या है, व्हाइट कैसे, मतलब जो काला रंग का कपड़ा होता है, काला रंग सबसे ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, एक लोग व्हाइट कह रहे हैं। बता कैसे भाई, किस जिले से हो सभी लोग? तो काले रंग का जो प्रकाश, जो हमारा रंग होता है, जो काले रंग का कपड़ा होता है, वह प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करता है। तो जो प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण मतलब जब प्रकाश किसी ऐसे जगह पड़ता है, या जब भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, जब भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु क्या करती है, मान लो हमारे ऊपर प्रकाश पड़ी, तो ये जो लाइट है ना, यह लाइट कुछ, मेरा ये जो वस्तु है वह कुछ क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी।
जैसे जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट मतलब कि परावर्तित करती है। घर का अगर आप पेंट अगर सफेद कर दो तो छोटी सी लाइट जलाओगे पूरा घर उजाला हो जाता है। रीजन ये है क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा होता है। जबकि अगर हम काले कपड़े की बात करें तो काला कपड़ा प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। उसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, उसमें परावर्तन अपवर्तन क्या होता है? बहुत कम होता है। सर एक बार शुरू से बता दीजिए, हम लेट हो गए हैं। तो 5 मिनट बाद कोई और आएगा तो फिर वो भी कहेगा सर शुरू से बता दीजिए, हम लेट हो गए हैं। बताओ। तो यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या करता है जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु क्या करती है? उस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग हमारा अपवर्तित हो जाता है। डायग्राम बनाना। तो यह जो प्रकाश है, प्रकाश जब भी किसी हमने काला वस्तु इसलिए बनाया है ताकि आपको पता लगे काले में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब होता है। तो जब भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसका जो कुछ भाग होता है वह क्या होता है? वह हमारा परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग हमारा अपवर्तित हो जाता है। कुछ भाग क्या होता है? कुछ भाग हमारा अपवर्तित हो जाता है। अच्छा। और शेष भाग क्या होता है? शेष भाग हमारा अवशोषित कर लेता है वह वस्तु। जो वस्तु है यह ज्यादा से ज्यादा भाग को ट्राई करता है अवशोषित कर ले, या कुछ भाग को यह परावर्तित भी करता है और कुछ को अपवर्तित भी करता है। तीनों काम करता है, अवशोषित करने का भी, परावर्तित करने का भी और अपवर्तित करने का भी काम करता है जब किसी वस्तु पे प्रकाश हमारा गिरता है। यह तीनों काम करता है। अब डिपेंड करता है कि वह वस्तु किस कलर का है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रकाश एब्जॉर्ब होगा। वह डिपेंड किस पे करेगा कि वस्तु का कलर कैसा है। क्या? वस्तु का कलर कैसा है। ठीक है। अब थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो यहां पे वही चीज यहां पे बताया गया है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है और शेष भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। परावर्तित और अपवर्तित होने के बाद बाकी जो हमारा प्रकाश रहता है उसको वस्तु द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा। अवशोषित प्रकाश ऊर्जा प्राय हीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए कहते हैं गर्मी के मौसम में जब काला कपड़ा पहनते हैं तो हमको ज्यादा गर्मी लगती है। ज्यादा गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि काला कपड़ा प्रकाश को अवशोषित करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है। क्या? हीट में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हीट एनर्जी में क्या जो हमारा प्रकाश होगा अवशोषित होगा हीट एनर्जी, मतलब गर्म वाली ऊर्जा में चेंज हो जाता है। जैसे काले रंग की वस्तुएं अधिक प्रकाश अवशोषित करती है और जबकि सफेद वस्तुएं अधिक प्रकाश को परावर्तित करती है। तो गर्मी के मौसम में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, ठंडी के मौसम में काले कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए ठंडी के मौसम में ज्यादातर जितनी भी जैकेटें होती हैं, जैकेट काले रंग की बनाई जाती है। काले रंग की जैकेट होती है ताकि उसमें हीट ज्यादा हो। जब भी थोड़ा सा भी अगर प्रकाश, और अगर गर्मी के मौसम में जैकेट पहनो धूप हो जाए तो पूरा क्या होता है? आप पसीने से भीग जाते हो। रीजन है क्योंकि वह प्रकाश को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो काले रंग की जैकेट इसलिए गर्मी के मौसम में जो हमारे स्वेटर हो जाए कॉलेजों वगैरह में, और कॉलेज का जो ड्रेस होता है देखो ज्यादातर सफेद होता है, काला ड्रेस बहुत कम देखो, क्योंकि गर्मी के मौसम में सफेद ड्रेस में उतने ज्यादा हीट नहीं होती, गर्मी नहीं होती है। तो ये चीज थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा आगे लेके चले। आगे लेके चले, ठीक है। अगला हमारे पास सर, ये समझ में आ गया ना, डायग्राम में बना लेने दो टॉपिक। अगला हमारे पास रे, क्या? रे मॉडल ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के किरण का मॉडल क्या है। सर प्रकाश के किरण का मॉडल क्या होता है? जैसे हमने सुना है परमाणु मॉडल के बारे में, जानते हो ना भाई कि नहीं जानते हो? परमाणु मॉडल के बारे में जानते हो? रे मॉडल वही, यानी कि अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या होती है? वो सीधी लाइन में चलती है। क्या चलती है? सीधी लाइन में चलती है। अब वह प्रकाश क्या करता है? वह प्रकाश अपवर्तित भी होता है। वह जो प्रकाश होगा, अगर वह किसी वस्तु से, अगर वस्तु किसी बीच में आ गई तो वह उससे परावर्तित भी होता है।
जी हाँ सर, वह उससे क्या होगा, परावर्तित भी होगा और उससे अपवर्तित भी हो सकता है, मतलब आर पार भी जा सकता है। और अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए तो उसका शैडो यानी कि पीछे परछाई भी बन सकता है। यही हमारा रे मॉडल कहलाता है, जो कि इसके पहले मैंने एक टॉपिक में किसी में बताया था आपको। तो वही क्या कहता है, रे मॉडल प्रकाश की पतली किरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी लाइन में चलता है। क्या, रे मॉडल मतलब प्रकाश किरण का मॉडल ये कहलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्या, जो प्रकाश होता है वो प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। ये इनका पहला मॉडल है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यह किरण जब किसी सतह से टकराती है तो उनका परावर्तन और अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। जब भी ये किसी वस्तु से टकराए, अगर प्रकाश मेरे से टक्कर खा रही है तो मेरे से परावर्तित होकर कहीं और जाएगी ना, और किसी कांच से खा ले तो कांच के आर पर भी जैसे पानी हो जाए, पानी के अंदर भी चली जाती है, तो उसका परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। अच्छा, तीसरा, यह मॉडल प्रकाश की दिशा और उसके मार्ग यानी कि उसके पाथ को सरलता से समझने में उपयोगी होती है। यानी कि इस मॉडल के अनुसार, रे मॉडल के अनुसार केवल और केवल हम दो तीन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। इससे हम प्रकाश की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ, पढ़ाई करिए न्यू स्टूडेंट ना। स्वागत है आपका सेमेस्टर पॉइंट में, नए स्टूडेंट हो। इसके पहले आप कहाँ थे फिर भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? और भी कहीं है क्या? तो सेमेस्टर पॉइंट के अलावा भी मेरे, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अलावा भी कहीं और से पढ़ रहे हैं कोई, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब आप अपने कॉलेज में हो? हम्म, अरे मैं किसी से नहीं नाराज हूँ ना। आप खुद देखो, अगर आप अपने कॉलेज में हो तो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज में 99% लोग तो भाई मेरे से ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ रहे होंगे। और अगर अभी तक भटक रहे हैं तो फोर्थ सेमेस्टर तक में दिखा ही नहीं चेहरा, ये कैसे पॉसिबिलिटी? भाई इतना मेहनत किया हूं फिर भी अभी एक दो लोग भटक रहे हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों? इसमें किसकी गलती है, मेरी? अब बताओ भाई, इतने सब कुछ करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी अभी लोग नए अगर कहलाए, मुझे लगा कि भाई सब मेरे से ही पढ़ रहे हैं। चलो, तो यह मॉडल क्या कहलाता है, रे मॉडल ऑफ लाइट। रे मॉडल ऑफ लाइट ये कहता है कि हम प्रकाश की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इस मॉडल का एक मुद्दा, मेन मुद्दा ये है, हम प्रकाश की डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि प्रकाश ऐसे जाता हो कि ऐसे जाता हो, नीचे जाता हो, ऊपर जाता हो, इस पार से ओ पार जा रहा है। हम प्रकाश के डायरेक्शन का पता लगाते हैं, किसके अनुसार, रे मॉडल के अनुसार। लेकिन हम प्रकाश की कौन सी डायरेक्शन का पता लगाएंगे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, हम कौन से डायरेक्शन का पता लगाएंगे? हम पता लगाते हैं परावर्तन और अपवर्तन की डायरेक्शन का। हम इसके द्वारा क्या, प्रकाश की डायरेक्शन का तो पता लगाते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि उसका परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटना का, कि वह अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है, हम उस डायरेक्शन का पता लगाते हैं। रे मॉडल से हम लोग जैसे हमारा व्यतिकरण हो जाए, हमारा विवर्तन हो जाए, हमारा ध्रुवण जैसी घटनाओं को नहीं समझा जा सकता है। हम केवल दो तीन घटनाओं को समझ सकते हैं कि प्रकाश परावर्तित हो रही है, इस घटना को समझ सकते हैं इस मॉडल से, इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और हमारा प्रकाश अपवर्तित हो रहा है, हम उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। केवल हम दो तीन घटनाओं का पता लगा सकते हैं प्रकाश के किरण मॉडल के अनुसार। हम प्रकाश के क्या व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का पता नहीं लगा सकते हैं। तो सर हम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब 12th में पढ़े हो, फिजिक्स फर्स्ट में भी आपको मिला होगा, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इनके लिए एक और मॉडल आया जिसे कहा गया, क्या कहा गया, कि प्रकाश का तरंग मॉडल, यानी कि वेव मॉडल आया। कि वेव मॉडल क्या है?
वेब मॉडल क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। अगर हम वेब मॉडल के बारे में बात करें, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का पता लगाते हैं। क्या? तो चलो भैया, लाइट ऑफ वेब मॉडल। तो वेब मॉडल क्या कहेगा? हाँ हाँ, शुरू से ही है आप लोग। तो वेब मॉडल क्या कहता है? वेब मॉडल ये कहता है, ये भी प्रकाश का ही पता लगाता है, प्रकाश के डायरेक्शन का ही लगाता है पता। लेकिन यहाँ डायरेक्शन वो डायरेक्शन नहीं है जो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई ना। तो अलग, मतलब परावर्तन अपवर्तन की डायरेक्शन हम वेब मॉडल से नहीं पता करते हैं। हम वेब मॉडल से पता करते हैं विवर्तन हो जाए, जैसे विवर्तन जैसी घटनाएं। विवर्तन जैसी घटनाएं क्या होती है? जब किसी छोटे छिद्र से प्रकाश होकर गुजरता है तो अपने क्या होता है, अपने चारों तरफ फैल जाता है। मतलब वो अपने मार्ग से भटक के क्या होता है, वह सीधे मार्ग में न जाके वह क्या होता है, फैल जाता है। और जब प्रकाश जिस जिस पॉइंट पे जाके गिरता है वह पॉइंट चमकने लगती है। जब प्रकाश जिस जिस पॉइंट पे क्या होता है जाके गिरता है वह प्रकाश चमकने लगती है। जैसे अंधेरे में लाइट जला दो, अंधेरे में लाइट जलाओ। जब अंधेरे में आप क्या करते हो, लाइट जलाते हो, तो लाइट जब आप अंधेरे में जलाते हो तो लाइट का कुछ भाग क्या होता है, आगे जाके फैल जाता है। लेकिन कुछ भाग आगे जाके फैलता ना, लेकिन जो लाइट का सीधा पॉइंट होता है, जो सीधे लाइट जाती है, वहां पे प्रकाश सबसे मैक्सिमम होता है। आप नोट किए होंगे, वहां पे जो प्रकाश होता है सबसे मैक्सिमम होगा। तो पहले सीधे वाली लाइट जो जाएगी, जब भी आप टार्च बारोगे तो वहां प्रकाश सबसे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम, फिर कम, कहीं ज्यादा, फिर कम ज्यादा। तो ऐसे ऐसे कम ज्यादा होते 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 लास्ट में कुछ कुछ डिस्टेंस बाद फैलते फैलते क्या होता है, प्रकाश खत्म हो जाता है। ये नहीं कि लाइट बार दी तो पूरा गांव हमारा उजाला हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लाइट जलाए, कुछ एरिया तक प्रकाश आपको अच्छा दिखता है, फिर उसके बाद आप नहीं देख पाते हो। मतलब अगर यह है तो इसके बाद की अगर कोई इधर वस्तु है तो आप नहीं देख पाओगे इधर इधर। हाँ, इतनी दूरी तक आप अच्छे से देख पाओगे। मैंने टार्च जलाया तो आप इतनी दूरी तक देख पाओगे, इसके इधर उधर नहीं, क्योंकि प्रकाश बस इतना ही फैला हुआ है। प्रकाश बस उतना ही फैला हुआ है। तो ये चीज आपने देखा। चलो, अभी हो गया ना। तो वही वेब वेब मॉडल क्या कहता है, और ये कौन सी घटना है? ये घटना है विवर्तन की। तो वेब मॉडल के अनुसार हम क्या, प्रकाश के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और आयाम जैसे गुण हमारे होते हैं वेब मॉडल में। यह मॉडल बताता है कि जो प्रकाश का वेव के रूप में यात्रा करता है, और इसी कारण से हम इसका व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं का पता लगा सकते हैं। हम वेब मॉडल क्या होता है, जो प्रकाश होता है वेब के रूप में चलता है, इसलिए हम लोग व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन का पता लगाते हैं। वेब के रूप में क्या सर, वो वाली नहीं चली, तो वो तो सीधी डायरेक्शन में चलती है। वेब वाला तो ऐसे चलता है। इसलिए जब ये प्रकाश फैलता है ना, तो एक वेब के रूप में चलता है, यह एक वेब के रूप में चलता है, जिस कारण से हम वेब मॉडल को इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेब मॉडल। तो ये हमारा था रे मॉडल। रे मॉडल से क्या था, परावर्तन अपवर्तन की घटना की जानकारी लेते हैं, और वेब मॉडल से क्या करते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की जानकारी ली जाती है। यह चीज आपको नोट करना है। हाँ बोलो अनुज, कौन सा डाउट है? चलो, अब एक लास्ट टॉपिक आता है, थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक है यहाँ पे। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करनी है। यह हमारा लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 2 का। और यहाँ पे थोड़ी न्यूमेरिकल बनती है, उस न्यूमेरिकल टॉपिक को समझना, और थोड़ा न्यूमेरिकल इस पे सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, एक एक नंबर का 3-4 ठो देगा। वो चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखो, ऊपर दिया हमारा न्यूमेरिकल, क्या, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एपचरर क्या होता है, ये चीज ध्यान रखो। अंग्रेजी वाले नीचे देख लेना, हिंदी वाले ऊपर देखो। न्यूमेरिकल एपचरर क्या होता है? न्यूमेरिकल एपचरर के बारे में, तो पहली बात, न्यूमेरिकल एपचरर को
जो इसकी स्पेलिंग होती है वो हो गई एन से स्टार्ट होती है और एपचरर की स्टार्ट होती है ए से, इसलिए इसको डिनोट करते हैं एन इंटू ए से। किससे डिनोट करते हैं? एन इंटू ए से न्यूमेरिकल एपचरर को डिफाइन किया जाता है। न्यूमेरिकल एपचरर क्या कहता है? क्या जो न्यूमेरिकल एपचरर क्या दिखाता है? न्यूमेरिकल एपचरर ये दिखाता है कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता, मतलब कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल है, कोई मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि मैंने अभी इसके पहले आपको दिखाया था। तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है, बहुत छोटा दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, एकदम नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, चेक करने दो, एक सेकंड रुको भाई। किसको किसको नहीं दिख रहा है? सबको छोटा दिख रहा है, किसी को आइडिया? बढ़ाओ एक बार, गेन बढ़ाओ। दिख रहा है बट छोटा दिख रहा है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है। सर डाउट क्लियर कर दो, क्या डाउट है आपका? सर कंसील्ड लाइट और एलईडी में क्या अंतर है? जो प्रकाश है वो समझो एक प्रकार की कंसील्ड लाइट है, जो सीधी डायरेक्शन में चले, जिसका फेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, वह हमारी कंसील्ड लाइट हो। एलईडी का कोई फ्रीक्वेंसी, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं डिफाइंड होता है, तो उसे हम एलईडी वाली लाइट कहेंगे। जिसकी डायरेक्शन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो हमारी कंसील्ड लाइट रहेगी। जिसका फेज सेम हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी डायरेक्शन कोई डिफाइन नहीं हो, वो विभिन्न डायरेक्शन में फैले, वो हमारी एलईडी वाली लाइट है। इसमें सुनो, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करने का करता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, बड़ा करता हूँ, जूम करके दिखाइए। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चलो, अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूमेरिकल हमारा एपचरर है, न्यूमेरिकल एपचरर को हम डिनोट करते हैं एन से। क्या? जो न्यूमेरिकल एपचरर है उसको डिनोट करते हैं किससे? उसको डिनोट करते हैं हम एन इंटू ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन इंटू ए से डिनोट करते हैं। अब जब इसको एन इंटू ए से डिनोट करते हैं, यानी एन ए से, एन ए का मतलब होता है न्यूमेरिकल एपचरर, और इसका काम क्या होता है? यह बताता है कि कोई भी ऑप्टिकल फाइबर कितना प्रकाश अवशोषित करता है। क्या न्यूमेरिकल एपचरर क्या बताता है? कि कोई भी प्रकाश हो जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जा रही है, क्या जो भी प्रकाश है वह प्रकाश कहां जाएगी? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो कोई भी प्रकाश जब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रवेश करती है, तो वह ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को कितना अवशोषित करता है, उसको हम ज्ञात कर पाते हैं एक छोटे से फार्मूले के द्वारा, न्यूमेरिकल एपचरर के फार्मूले के द्वारा। ये ऑप्टिकल फाइबर है, अब इसमें जितने भी प्रकाश गई, मान लो या भाई प्रकाश यहां से यहां तक जा रही है, प्रकाश यहां से यहां तक हमारा प्रकाश पहुंच रहा है, तो अब जो यहां से यहां तक प्रकाश है, यह पूरा प्रकाश गया ऑप्टिकल फाइबर। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में वो प्रकाश कितना अवशोषित हुआ, उसकी जानकारी कौन बताएगा? उसकी जानकारी मालूम चलेगी न्यूमेरिकल एपचरर से, जिसका फार्मूला होता है एन ए बराबर साइन थीटा। अभी इस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, वेट करिए। एन ए बराबर साइन थीटा, और इसके बराबर है क्या? n1 का स्क्वायर, चलो, या क्या n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर। n1 इंटू क्या? n1 और n2 क्या है? n1 मतलब है कोर का अपवर्तनांक,
यह जो अंदर कोर बना हुआ है, इस कोर का अपवर्तनांक कौन दिखाता है, उसे कहते हैं N1। और यह जो हमारे बाहर वाली जो लेयर है जिससे प्रकाश क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसका जो अपवर्तनांक होता है उसको N2 से दिखाते हैं। तो ये अंदर वाले का अपवर्तनांक स्क्वायर और बाहर वाले के अपवर्तनांक का स्क्वायर को ही हम कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर कहा जाता है। एक छोटा सा फार्मूला याद रखो। दूसरा चीज सुनो, इधर आओ भाई, क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो अब ये देखो, अगला है हमारे पास क्या, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकृत कोण। स्वीकृत कोण मतलब एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल क्या बताता है, देखो ध्यान से, एक्सेप्टेंस एंगल वह अधिकतम कोण है जिस कोण पे आने वाला प्रकाश फाइबर क्या ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करके कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचरित हो सकता है। मतलब यह क्या है, यह मैक्सिमम कोण कहलाता है। यह एक ऐसा एंगल है, हाँ अभी जिसको नहीं समझ में आया अभी वेट करें, अभी न्यूमेरिकल हल कराएंगे तब समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना केवल आपको न्यूमेरिकल हल करना है। न्यूमेरिकल एक्सेप्टेंस एंगल क्या कहलाता है कि मान लो इधर से हम कोई लाइट जलाए, इधर से मैंने क्या किया, कोई भी लाइट जलाया, ठीक है सर मैं लाइट जलाया, अब ये लाइट जा रही है, अब ये लाइट जब जाएगी तो ये जो लाइट होता है उसका जो प्रकाश, मान लो मैंने यहां जला दिया, एलईडी जला दिया, तो एलईडी का प्रकाश फैलने लगा, तो फैलते 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 तो एलईडी का प्रकाश मान लो इतना फैला कि सबसे ज्यादा एलईडी का प्रकाश मान ले यहां से यहां तक फैला हुआ है। ये जो टोटल ये जो मैक्सिमम फैलाव, जहां तक मैक्सिमम एंगल जो बन रहा है वह क्या होगा, वह जाएगा, कहां जाएगा, वह जाएगा हमारे पास, वह जाएगा हमारे पास कहां, ऑप्टिकल फाइबर में। और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कितना, मतलब इसका मैक्सिमम एंगल थीटा कितना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने एंगल पे हो रहा है। जैसे हम जानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा जब होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल हो, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल हो, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा बताओ, आने वाली जो प्रकाश है उसका कोण कितना है और वह कितने एंगल पे झुक रही है, हमको कैसे पता लगेगा, तो पता लगेगा हमको एक्सेप्टेंस एंगल के द्वारा। तो एक्सेप्टेंस एंगल के द्वारा हम पता करते हैं, हम मैक्सिमम कोण, मैक्सिमम एंगल को पता करते हैं, मैक्सिमम एंगल, और जिसपे आने वाले प्रकाश का फाइबर में प्रवेश करके कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचरित किया जाता है। कि जो भी प्रकाश आ रही है, जो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है उसका कोण कितना बनेगा, आने वाले प्रकाश का एंगल कितना बनेगा जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा पूरी तरीके से हो रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक लास्ट खाली बनता है, छोटी छोटी फार्म डायग्राम बना लोगे तो और अच्छी बात है, अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो और अच्छी बात है। सुनो ध्यान से, एक लास्ट हमारे पास आता है, लास्ट है यह, क्या है, एक्सेप्टेंस कोण है। सबका एक एक न्यूमेरिकल में सब पे लेकर आया हूं, उसका टेंशन ना लो। हमारा एक लास्ट बनता है एक्सेप्टेंस कोण। एक्सेप्टेंस कोण क्या बताता है, सुनो, एक्सेप्टेंस कोण क्या है, जैसे ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, सोचो, इमेजिन करना है, यह वास्तविकता नहीं है, इमेजिन करना, ऐसा होता है ये मुझे मानना है, रियलिटी में देखोगे तो दिखेगा नहीं। यह हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर के सामने मैंने माना एक शंकु है, मैंने यह माना कि यह ऑप्टिकल फाइबर और यह ऑप्टिकल के सामने एक शंकु बना हुआ है। सोचना है, इमेजिन करना है, बस रियलिटी में देखोगे तो दिखेगा नहीं ऐसा।
मैंने माना ऑप्टिकल फाइबर के सामने क्या है, एक शंकु बना हुआ है, और उस शंकु से क्या है, यहां से हमारा जो प्रकाश है वो निकल रहा है, और वह प्रकाश एज ए शंकु की तरीके से जा रहा है। एक बार पढ़ लो कि जो हमारा एक्सेप्टेंस कोण एक काल्पनिक शंकु है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी कोण है, एक काल्पनिक शंकु है जिसे हम कल्पना करेंगे, बस रियलिटी में सोचो। जो फाइबर के सामने बनता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके सामने एक बनता है काल्पनिक शंकु, जो मैंने सोचा है कि हाँ ऐसा होता होगा, है या नहीं वो अलग बात, लेकिन ऐसा होता होगा, मैंने ये सोचा। ठीक है सर, सोच लिया। जो इस शंकु, जो शंकु है इसका अर्धकोण होता है, मतलब ये जो शंकु है इसका मैंने पकड़ लिया कि आधा एंगल इधर है, आधा एंगल इधर है, मैंने पकड़ा आधा एंगल इधर बन रहा है, आधा एंगल इधर बन रहा है। अच्छा ठीक है सर, और भीतर से आने वाली प्रकाश किरण फाइबर में प्रवेश करके कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचरित करता है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि यह जो थीटा बन रहा है, यह जो थीटा बन रहा है जिसके द्वारा प्रकाश जब अंदर जा रही है, तो इस थीटा का मान कितना है, यह प्रकाश जब यह शंकु से होके गुजर रही है, ठीक है, अब यह पूरा प्रकाश फैला हुआ है, ठीक है सर फैला हुआ है, तो जो प्रकाश फैला इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, मैंने माना एक अक्ष हमारे पास ये है, मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो इसके ऊपर थीटा का मान कितना है, इसके नीचे थीटा का मान कितना है, तो हम थीटा को कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हम थीटा को कैसे ज्ञात कर पाएंगे, थीटा को ज्ञात करने का एक मैंने फार्मूला बताया, हमने कहा था एन ए बराबर होता है साइन थीटा, हमने क्या कहा, एन ए बराबर होता है साइन थीटा, तो अगर हमको थीटा निकालना है तो हम क्या साइन इनवर्स एन ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो यस या नो। एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमको निकालना है थीटा का मान, तो क्या हम इसको साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही जो थीटा यही है ना, इसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कोण कहा जाता है। थीटा बराबर हमें लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एन ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एन ए को ही कहते हैं जो हमारा एक्सेप्टेंस कोण, कि इसके सामने अगर कोई शंकु बना हुआ है तो इस शंकु से आने वाली जो प्रकाश है वह कितने एंगल से आ रही है, उस एंगल को फाइंड करना है, और यह बताना कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस एंगल से होगा या नहीं हो रहा है, उस एंगल से होगा या नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको इसमें थोड़ी सी ये चीज, मतलब 3 टॉपिक आप कर सकते हो, फार्मूला इसमें आप लिख लेना। अभी देखो, अभी मान लीजिए आपने समझा या नहीं समझा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं कुछ सवाल आपको कराता हूं, कुछ सवाल कराता हूं। जैसे पहला सवाल आपके एग्जाम में जैसे आ सकता है, पहला सवाल कहता है ऐसा, इस पे आने वाला सवाल ही बनेगा, थ्योरी नहीं आएगा। किसी ऑप्टिकल फाइबर का कोर, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है उसका कोर का अपवर्तनांक है, मैं लिखूंगा दिया है, क्या है, मैं लिखूंगा दिया है, क्या दिया हुआ है, जो मेरे पास कोर है, कोर का अपवर्तनांक, कोर मतलब क्या कहते हैं, कोर मतलब N1, N1 का अपवर्तनांक कितना है 1.50, 1.50 है, और फिर जो हमारी क्लैडिंग है, और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कितना है N2, N2 बराबर है 1.47, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल एपर्चर का मान ज्ञात करना और एक्सेप्टेंस एंगल का मान ज्ञात करना है, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं क्या कहता हूं, पहले मैं न्यूमेरिकल एपर्चर निकालता हूं, जो क्या काम बताता है, न्यूमेरिकल एपर्चर यह बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो प्रकाश जा रही है, क्या ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो प्रकाश जा रही है, न्यूमेरिकल एपर्चर यह बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो भी प्रकाश आएगी वह प्रकाश कितना अवशोषित होता है, ऑप्टिकल फाइबर उसको कितना अवशोषित कर पाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर भी एक वस्तु ही है, तो वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है, तो वस्तु प्रकाश को अवशोषित करने का मतलब कि प्रकाश कितना अवशोषित होता है वो हम एन से फाइंड कर लेते हैं। तो एन बराबर क्या फार्मूला था पता है कि नहीं, एन बराबर था
क्या था Na बराबर कि N1 का स्क्वायर माइनस का N2 का स्क्वायर, बताओ। हाँ सर, सो Na बराबर N1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1.50 का स्क्वायर और माइनस का 1.47 का स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बिना कॉपी पेन लिए नहीं हो पाएगा। बिना कॉपी पेन उठाए कैसे कर पाओगे, बताओ? नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या कैलसी आता है ना, चलाए होंगे नहीं कभी आप लोगों ने? साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है ना, उससे निकालना ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उससे आप निकालना, वो आपकी जिम्मेदारी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना नहीं सिखाएंगे, चलाना आना चाहिए आप लोगों को। आता है नहीं, है कि नहीं किसी के पास? मेरे पास तो यहाँ है नहीं, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब इसको आप सरल करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके निकालना, जब आप इसको क्या करोगे, सरल करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आती है, मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, इसकी वैल्यू आती है 0.0891। और जब इसकी वैल्यू निकालते हो आप, क्या आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप एग्जाम में ले जा सकते हो। क्या आप एग्जाम में ले जा सकते हो? तो एन की वैल्यू आती है 0.298 आता है। एन की वैल्यू कितनी आती है? 0.298 आता है। इसको आप नोट करोगे सभी लोग। हाँ, उससे आप निकालोगे सभी लोग, और निकालने के बाद आप यूज भी करना जानोगे। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है आपको एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। सर, जो एक्सेप्टेंस एंगल मतलब क्या निकालना है भाई? एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, बताओ? एक्सेप्टेंस एंगल थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एन होता है। यस या नो? जी हाँ सर। थीटा बराबर साइन इनवर्स एन होता है। जी हाँ सर। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एन ए का मान कितना है? 0.298। क्या? 0.298 हमारा थीटा का मान है। फिर इसको निकालोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, टू वैल्यू क्या आएगी थीटा बराबर? है तो निकाल के देखो, अगर है आपके पास तो निकाल के देखो, अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट लिखो, अभी लेके चेक करना है। क्या 17.3 डिग्री आएगा? कितना? 17.3 डिग्री। इतने डिग्री से प्रकाश हमारा निकलेगा। ये अपवर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण का मान नहीं है, प्रकाश कितने डिग्री से आ रहा है वो सोचो। ये चीज आपको देखने को मिला। हाँ सर, लिया था मैथ के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। हाँ, ऐसे दूसरा प्रश्न है, किसी ऑप्टिकल फाइबर का जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, यानी एन ए का मान दिया है, कर ले जाओगे कि नहीं? एन ए का मान दिया है कि एन ए बराबर हमारा 0 डिग्री, और एब्सेंट क्या कि एक्सेप्टेंस कोण का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। 0.40 है, इसका मान फाइंड करना है। तो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एन ए होता है। तो थीटा बराबर मिलेगा हमको साइन इनवर्स एन ए का मान है 0.40। तो थीटा बराबर इसकी वैल्यू निकालना है। निकाल के आप लोग बताना, निकाल के बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है इसका निकालना। एक लास्ट प्रश्न और आता है, इसको देखो। क्या कि किसी ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल दिया है, ऑप्टिकल फाइबर का यानी थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। ये तो बता लोगे। आपको न्यूमेरिकल एपर्चर का मान ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर बराबर होता है साइन थीटा, आपको पता है ना। इसके बराबर अंडर रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर होता है। तो एन ए बराबर साइन 30 अंश, जगह एंगल में, तो साइन 30 अंश का मान बताओ कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो एक बार जल्दी से। साइन 30 डिग्री, ये तो बता दो यार। चलो, दो नहीं बताए, कम से कम ये तो बताओ। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? सर, साइन इनवर्स का मान, साइन इनवर्स भाई, साइन इनवर्स का मान कुछ ना होता है। साइन इनवर्स का क्या मान होगा?
वो तो एक ज्यामितीय नियतांक है ना, थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है साइन इनवर्स के ऊपर। गजब, ये साइन इनवर्स इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यहां पे जब लिखेंगे 30 अंश तब इसकी वैल्यू होती है। साइन की जो, ये कंप्लीट तो कीजिए, साइन इनवर्स खाली नहीं होता है। 1/2 इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी Na की जो वैल्यू निकलेगी वो 0.5 मिलेगी। मतलब इतना प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर अवशोषित कर सकता है, ये चीज आपको नोट करनी है। तो अगर आएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आपको ये सॉल्व करना है, और डायग्राम सहित अगर आप इसको बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये आपका यूनिट नंबर 2 था जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यूनिट 1 और 2 अच्छे से तैयारी करोगे, और आपका जो इसके जो सागर सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो भी उनका एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो दो दो सब्जेक्ट लगभग आपका चल रहा है, और जल्द ही आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर 2 का क्वेश्चन कितना, अच्छा आंसर, आंसर दूसरे का आंसर है 23 दशमलव क्या 23.58 डिग्री। ये तो आपके लिए था बट आपने करवा दिया, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं अब हम लोग अब कल के डेट में। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई डाउट होता है तो पूछते रहिए, बट हाँ मेहनत करिए आप लोग। और बताओ, रिजल्ट तो आने वाला है, रिजल्ट को लेके कितने लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा फिर जाके हम बैच लेंगे। कैसे निकाल, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं पता है जी, रुको दिखा रहे हैं। देखो, एक आता है ऐसे, कैलकुलेटर आता है, इसमें देखो, उसमें जो रहता है रूट में सारी वैल्यू को निकाल सकते हो। जैसे मैं कुछ भी लिख, मतलब मैं 0.5 लिखा, रूट निकालना हो, वैल्यू आ गई। उसमें ऐसे रहता है, जैसे मुझे कुछ भी लिखना हो, मैंने पूरा कैंसिल किया, मुझे जैसे 9 है तो 9 का रूट निकालना है तो 3 आ गया ना। जो भी निकालना, जो भी वैल्यू, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया 08.3 से कुछ भी लिखा, इसका रूट निकालना आ गया, कुछ भी निकालना है। ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे ही रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहते हैं। मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता, मेरे पास है नहीं अभी, वरना तो मैं दिखाई देता ना। हम्म, चलो फिर आगे चलते हैं। नहीं भाई, शायरी वायरी की मैं शौकीन नहीं हूँ। शायरी 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 कितने शायरी सुनोगे। रिवीजन कर, नोट्स किसका किसका कंप्लीट है ये बताए पहले। कितने स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है, बोलो। कितने स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है पूरी तरीके से। रिजल्ट आएगा आपका, बताया तो 10 अगस्त के पहले, 10 अगस्त के पहले, तब तक शांत रहिए आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के डेट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।